हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स से चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 4। बेटा आज की टॉपिक हमारी होगी कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इन मैटर। आज की टॉपिक ही हम पूरी बात मतलब इसी टॉपिक पे आज करेंगे बेटा, ठीक है ना। अब बढ़िया से देखना, कहीं पे भी गिव अप मत करना, वीडियो को आराम से देखते चलो, सब बहुत मज़ेदार होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि पीछे वाले वीडियो में आपने एंगल ऑफ डीप डिक्लेशन, एंगल, जियोग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, तमाम बातें सीख के आए हो। यहाँ पे नहीं सीख के आए हो तो सीख लो जाके, और नहीं मन करता तो पढ़ाई करो यहाँ पे आके। कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इन मैटर, यानी कि बेटा क्या कारण है कि कोई मैटर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करता है। क्या कारण है कि कोई मैटर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करता है। क्यों लोहा मतलब कि क्यों चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, लकड़ी को क्यों नहीं कर पाता। ये सब बातें हैं ना, तो वही हम बताने जा रहे हैं कि कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इन मैटर, यानी कि बेटा मैटर में मैग्नेटिज्म कहाँ से आया, क्यों आया, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। चलो देखो ध्यान से। पहला तो ये हम लोग पढ़े हैं कि मैटर है, अगर ये मैटर है बेटा तो इनके पास एटम होगा। ओके, अगर ये मैटर है तो एटम होगा, और एटम इनके पास होगा तो आप जानते हो इनके पास एक न्यूक्लियस होगा, एक न्यूक्लियस इनके पास होगा, और इनके यहाँ पे बाहरी कक्षा में ये ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक है ना। क्वांटम फिजिक्स आपको नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पे बेटा, हम बताएंगे मोहर मतलब बोहर मॉडल पे ही बेस आपको बता रहे। ये बोहर मॉडल आपने पढ़ा है, ये बोहर मॉडल है, ठीक है ना, कि न्यूक्लियस के यार मतलब कि बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो हमको पता है इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट भी बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन बेटा इधर मूव कर रहा है, आपका इधर मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट कैसे मूव करेगा, इसी में क्लॉकवाइज मूव करेगा। लो करंट बन गया। अरे वाह, ये अच्छी बात हमको मिली। मैंने क्या बोला, हमारे पास मैटर है तो उसके पास कुछ एटम होंगे, और एटम होंगे तो उसके पास न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तो होंगे ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियस में, बाकी इलेक्ट्रॉन इनके ऑर्बिटल में मूव करता है, ऐसे मूव करता है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो करंट बनेगा भाई, करंट बनेगा। और करंट कैसे, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहता है। ओहो, सही है। अच्छा, अभी देख रहे हो ना, ये बन गया अभी करंट कैरिंग लूप। सब कहानी है, कहोगे तुम लोग की सब कहानी पढ़ाते हो तुम लोग। करंट कैरिंग लूप बन गया। अब लो, अब यह बेटा एटम मतलब कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम करंट कैरिंग लूप के जैसे हैं, और करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक एज मैग्नेट। तो यह मैग्नेट है बेटा, नहीं। अगर यह मैग्नेट है तो आप जानते हो बेटा इसका एक पोर्शन एन होगा, एक एस होगा, दो पोल भी मिलेंगे इसके। इसे आप कह सकते हो वास्तव में ये मैग्नेट है। तो आप इसको क्या कह सकते हो, इसको हम मान सकते हैं बार मैग्नेट की तरह मान सकते हैं, नहीं। एन भी है, एस भी है, तो बार मैग्नेट की तरह शो करेंगे, और क्या। और बार मैग्नेट की तरह शो करेंगे तो इसे मैग्नेटिक डाइपोल भी कह सकते हैं। यह एक मैग्नेटिक डाइपोल है। यह क्या है, इसे हम बोल सकते हैं कि यह एक मैग्नेटिक डाइपोल है। मैग्नेटिक डाइपोल जानते हो ना, नहीं जानते हो, याद दिला दूं, देख लो। ये देखो, यही तो डाइपोल है, यह एन है, एस है, इनके स्मॉल दूरी पर 2l दूरी पर आपने पढ़ा है कि डाइपोल जो होता है ना, डाइपोल इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल इज इक्वल टू क्या पढ़े हो, यम इसका स्ट्रेंथ होता है, और ये 2l ऐसे पढ़े हो। ये सब पढ़ के आए हो भाई, सब पढ़ के आए हो, ठीक है ना। इसे दिखाते हैं, रुको, सॉरी बेटा, ये तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। ये डाइपोल है आपका, डाइपोल सिस्टम को बोलते हैं, सिस्टम को डाइपोल बोलते हैं। जो सिस्टम बना ना, ये डाइपोल है, ये मोमेंट है इसका कि वेक्टर m इज इक्वल टू एक पोल का स्ट्रेंथ और 2l। ये सब पढ़ के पीछे आए हो आप। ओके, तो मैंने क्या बोला, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह, मतलब कि अगर बार मैग्नेट है तो इसे मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हैं। और मैग्नेटिक डाइपोल है तो बेटा यह क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसका होगा। अगर यह एक मैग्नेटिक डाइपोल है तो इसका क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा।
और उसका फार्मूला क्या पढ़ रहे हो बेटा आपने, वेक्टर m बराबर धारा के संबंध में अगर I करंट फ्लो हो रहा है तो I इंटू वेक्टर एरिया, यही पढ़े हो आप। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या, I करंट और क्या आता है वेक्टर एरिया, और इसका मतलब इसको लेके चलोगे तो m इंटू 2l, और करंट को लेके चलोगे तो करंट इंटू वेक्टर एरिया। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन m का अगर कोई पूछता है कि बता बेटा क्या होगा डायरेक्शन, तो जानते हो क्या होता है इसका, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। करंट को कर करो, जिधर हो रहा है करंट जैसे जा रहा है अंगूठा जिधर दिखाएगा, इधर इनवर्ट दिखा रहा है व्हाइट बोर्ड पर, मान लो ऐसे लूप रहे, ऐसे प्लेन पे ऐसे लूप रहे, तो ऐसे करंट को जिधर मतलब कि करंट को कर्ल करो अंगुलियों से, और जिधर हमारा थंब रिप्रेजेंट करता है वही हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। पूरा हाथ का खेल है चैप्टर, पीछे वाला भी ऐसे था। अच्छा अब आपको मैं एक बात और बता दूं, अब हम लोग डाइपोल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, डाइपोल को अब ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। लो अब ये डाइपोल को इस ऐसे रिप्रेजेंट करा जाएगा, ठीक है ना। ए है आपका साउथ वाला और एक है एन वाला, ओके। ये डाइपोल को ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, तो बिल्कुल परेशान मत होना, मैग्नेटिक डाइपोल ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल, ओके। तो इस समझ में आया ना कि हाँ मतलब कि इसी की वजह से कोई जो मैटर होगा वह मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी रखता है, इस सभी लोग नहीं रखते। अभी आगे बहुत कुछ समझोगे, अभी बहुत सारे तत्व ऐसे होंगे जो दिखाएंगे कुछ नहीं दिखाएंगे, क्यों होता है क्योंकि सारी बातें आप सीखोगे, बस स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हो, यही जान जाओ कि आसानी से सारी बातें सीख रहे हो, और एक समय ऐसा आएगा सारा चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। चलो दूसरा दिखाते हैं। एक तो ये हो गया, और तमाम लोगों के तमाम तथ्य हैं, अब ये भी सुन लेते हैं थोड़ा मोड़ा कि व्हाट इज द रीजन, मतलब कि क्या कारण है कि जो मैं आपके लिए कह सकती हूँ, एक प्रश्न बना देता हूँ, यहाँ पे एक प्रश्न बना देता हूँ कि क्या कारण है कि कोई जो मैटर होता है मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करता है। तो कह सकते हो बेटा कि ऑर्बिटल इसका आंसर मैं लिख रहा हूं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का मूव करना, ठीक है ना, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का मूव करना। अगर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट फ्लो होगा, तो मैग्नेट की जैसे बिहेव करेगा। ऐसे भी होता है बेटा, इसका दूसरा ऐसे बोल सकते हो, लिख सकते हो कि स्पिन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन रोटेशन ड्यू टू, एक कारण यह भी है स्पिन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू स्पिन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनी मैटर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म या मैग्नेट, ओके। देखो स्पिन जो इलेक्ट्रॉन है स्पिन मूव भी करता है, अपने इस कक्षाओं में ना स्पिन मूव करता है, ऐसे ऐसे चक्का ऐसे घूम घूम, अगर आपने पढ़ा है तब बढ़िया से पढ़े हो, हालांकि मैं उस पर जाऊंगा नहीं, ठीक है ना, बस आप नॉर्मली जानो कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है लेकिन स्पिन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम घूम के आता है, ठीक है ना, घूम घूम के इलेक्ट्रॉन चलता है, स्पिन मूव से बोलते हैं। और तीसरा कह सकते हो बेटा ड्यू टू न्यूक्लियस, ड्यू टू न्यूक्लियस, कोई भी मैटर है बेटा तो इन तीन वजहों से अपने मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसमें बेटा इन तीनों वजहों में सबसे मेन वजह यही है आपका कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का मूव करना, ठीक है ना, और ये इन दोनों की वजह से ये बहुत कम होता है, बहुत कम मैग्नेटिज्म, इसलिए हम पढ़ाई भी नहीं करते इसके बारे में, ठीक है ना। हालांकि ये सब आपके क्वांटम में आएगा, हम पढ़ाने वाला नहीं है उसको, आप केमिस्ट्री में देख सकते हो, ठीक है ना, और हमको इसको पढ़ाना भी नहीं है, इस फिजिक्स में हमको इसको पढ़ना भी नहीं है। तो स्पिन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू न्यूक्लियस, अब ड्यू टू न्यूक्लियस कैसे सर बोले, यहाँ पे एक तो समझने लायक है, अगर एटम चल रहा है तो न्यूक्लियस भी चल रहा है, प्रोटॉन चल रहे हैं, उसकी वजह से भी कुछ बन रहा है, ठीक है ना। तो बहुत कम बनता है, बहुत कम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हो, बहुत कम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। चलो तो ये हो गया, इसकी वजह हो गया कि क्यों, मतलब कि कोई भी मैटर बेटा मैग्नेटिज्म को शो करता है। तीसरा वजह देख सकते हो, यहां से मैं अगर स्टेप तीसरा बताऊं आपको, तो जो नेट
मैग्नेटिक फील्ड या नेट मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर, नेट मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर। बी होता है ड्यू टू ऑल इलेक्ट्रॉन ऑफ मैटर। अगर किसी मतलब कि पूछा जाए कि किसी मैटर का नेट मैग्नेटिज्म कौन शो करेगा, तो हम तो अभी सिंगल आपको पढ़ा रहे थे, तो आप जानते हो मैटर में कई सारे एटम हैं, उसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम बोलेंगे क्या कि जो नेट मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर बी ड्यू टू, जो होता है ना नेट मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर जो होता है वह होता है ड्यू टू ऑल इलेक्ट्रॉन ऑफ मैटर, मतलब कि उस मैटर में जितने इलेक्ट्रॉन हैं सभी की वजह से होता है, खाली एक की वजह से नहीं। ऐसे सभी लोग मूव कर रहे हैं, और लेकिन बेटा इसमें कई सारे रैंडमली भी मूव करते हैं, मतलब कि आगे पीछे करते हैं, उसमें वो कैसे बनता है आपको दिखाते हैं। ये तीन बातें आपको समझ में आ गई होंगी। पहला चीज़ क्या है, अगर मैटर है तो एटम होगा, एटम है तो न्यूक्लियस होगा, उसके किनारे किनारे ऑर्बिटल क्लास, मतलब कि ऑर्बिटल में क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो करंट मूव करेगा, करंट मूव करेगा तो बेटा एक बन जाएगा करंट कैरिंग लूप बन जाएगा, करंट कैरिंग लूप बन जाएगा तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, बाहर मैग्नेट मान लेंगे, उसको बोलेंगे मैग्नेट डाइपोल बोलेंगे। अगर डाइपोल है तो इसका कुछ मोमेंट होगा, मोमेंट होगा तो m=I होता है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, अपने राइट हैंड को कर्ल करेंगे और अंगूठा इधर रिप्रेजेंट करेगा, राइट हैंड को करंट की ओर कर्ल करना है, ना कि इलेक्ट्रॉन की ओर। कुछ बच्चे इलेक्ट्रॉन की ओर कर्ल करते हैं, करंट की ओर कर्ल करना होता है, ठीक है ना। इधर आपका थंब रिप्रेजेंट करेगा वही होगा डायरेक्शन बेटा। मैंने बोला कि ऑर्बिटल में देखो, मैंने बोला कि क्वेश्चन में कि मैटर में मैग्नेटिज्म किन किन वजहों से हो सकता है, तो तीन वजह हो सकते हैं। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का मूव करना बेटा, ये सबसे मेन वजह इसकी है। स्पिन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब बहुत कम दिखाते हैं तो इसकी हम पढ़ाई यहाँ पे करेंगे नहीं, ड्यू टू न्यूक्लियस, ये दोनों भी होता है। और तीसरा हमने क्या कहा, किसी भी मैटर में जो नेट मैग्नेटिज्म होती है ना, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, ठीक है। चलो इसको मिटा के आगे चलते हैं फिर। तो चलो बेटा इसकी चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होती है। चौथे में बोलेंगे बेटा कि पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ एटम ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट के एटम ऐसे होते हैं, लाइक हीलियम ले लो। अगर हीलियम ले लोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 होता है, ओके। और अगर इनका ऐसे बनाया जाए ऑर्बिटल वाला, तो आप जानते हो कि एक ऐसे बनेगा एक ऐसे बनेगा, ठीक है ना। और आपने इसको हम जानते हैं कि बेहतरीन पढ़ा होगा क्लास 11th या 12 में, इसके बारे में बढ़िया से पढ़ा होगा। इसके दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इसके दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो जो भी ऐसे तत्व हैं, मैंने कहा ये हीलियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 होगा, जो भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं, ये देख रहे हो, ये मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में है, पेयर्ड है। इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। इनकी दो, एक बात पहले जान लो, जितने भी एटम हैं, एटम उसको हम डाइपोल बोल रहे हैं, एटम को हम डाइपोल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि एटम ही तो दिखा रहा है या एस को दिखा रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है, और इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है बेटा, तो जानते हो इसका नेट मैग्नेट, अगर मैं पूछूं इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, ठीक है। तो पेयर के फॉर्म में होने के नाते इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा बेटा, ठीक है ना। एक का डायरेक्शन कहीं आगे जाएगा, एक का कहीं पीछे जाएगा, ओके। पेयर फॉर्म में होने के नाते बेटा एक का अगर मान लो कर्ल करो तो इधर जाएगा, तो एक का इधर आएगा, दोनों आपस में कैंसिल कर जाएंगे। तो जो भी इस टाइप के बेटा एलिमेंट हैं उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। नेट मैग्नेटिक मोमेंट बढ़िया से लिखो, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, और हर एक टॉपिक पे बढ़िया से बात होगी, इक्वल टू 0। इसको कैसे लिखेंगे, इन एटम ऑफ सम एलिमेंट, in atom of some element, net magnetic moment due to electron is cancelled और 0, ठीक है ना, कैंसिल कर देते हैं। इन्हें जानते हो क्या बोलते हैं, इसे बोलते, इस प्रकार के सबस्टेंस को डायामैग्नेटिक बोलते हैं बेटा, डायामैग्नेटिक सबस्टेंस इनको बोलते हैं।
ठीक है ना, जिसमें मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में होते हैं, उन सबस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक सबस्टेंस, यानी कि क्या बेटा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। चलो आ जाओ, पांचवी देखते हैं बेटा, पांचवी क्या कहता है, बट इन एटम ऑफ सम एलिमेंट्स, इन एटम ऑफ सम एलिमेंट्स, लेकिन बेटा कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जिनमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इज नॉट कैंसिल्ड, कैंसिल नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या है, वो वाले तत्व बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनमें कैसे इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जितने भी ऐसे में मतलब कि सबस्टेंस हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, उसमें हम क्या बोलेंगे कि जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कैंसिल पूरा जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। अब ये बटे हैं, दो प्रकार में बटे हैं, एक बटा है पैरामैग्नेटिक, इसमें एक को बोलते हैं हम पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस और एक को हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। बिल्कुल दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं, अभी आगे वाले लेक्चर में हम सब बताएंगे सब क्या होते हैं, लेकिन अभी नॉर्मली जानकारी आपको हम दे रहे हैं। हमने क्या बोला, कुछ एटम ऐसे होते हैं, कुछ मेटल ऐसे होते हैं, कुछ सबस्टेंस या कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में होते हैं, और जिनमें अनपेयर्ड फॉर्म में होते हैं उनमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ होता है। एक बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, एक बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। जिसमें कम होता है, जिसमें कम होता है उसे बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, जिसमें ज़्यादा होता है उसे हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट बेटा कम होता है उसे हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, और जिसमें ज़्यादा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक। ओके, यहाँ तक आपको बस आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। डायमैग्नेटिक आपको समझ में आ गया ना, ये पैरा और ये क्या फेरो है, ठीक है ना। और पैरा की हिंदी क्या होती है बेटा, हमको देखना पड़ेगा, पैरा की हिंदी आपको बताते हैं, नहीं तो कहोगे कि हिंदी बताता नहीं है। पैरा की होती है अनुचुंबकी, इसको बोलता वो बेटा बोलते हैं अनुचुंबकी, अनुचुंबकी, और इसको बोलते हैं लौह चुंबकी, हिंदी में बोलते हैं क्या, लौह चुंबकी। ओके, तो ये 5 टॉपिक अब क्लियर होते हैं। अब चलते छठी टॉपिक पर, बेटा इसको मिटाते हैं। चलो बेटा छठी देखते हैं क्या कहता है। चलो अगर मान लो कि आपके पास कोई मैटर है, अगर चलिए मान लेते हैं कि बेटा हमारे पास कोई मैटर है, मैटर है तो उसके पास बहुत सारे एटम होंगे, बहुत सारे एटम होंगे। अगर मैटर है ना तो इसके पास बहुत सारे एटम होंगे, और सारे एटम डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं यार, तो बहुत सारे एटम भी होंगे, अरे डाइपोल भी होंगे, मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिकल नहीं, मैग्नेट पर तो मैग्नेटिक की बात कर रहा हूँ मैं। कह सकते हो इसमें यार मिलियन एटम होंगे, मिलियन एटम होंगे, मिलियन एटम लिख दो, मिलियन डाइपोल भी होगा। जितने एटम होंगे उतने डाइपोल भी होंगे उसमें, नहीं। लो अभी नॉर्मल हम एटम, नॉर्मल मैटर को ले रहे हैं। चलो मैटर को मैंने बनाया, अब सब में इलेक्ट्रॉन बेटा रैंडमली मूव करता है, सब में इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करता है। देखो सॉरी एटम, देखो कोई ऐसे चलेगा, कोई ऐसे, कोई कहेगा मैं ऐसे, कोई कहेगा मैं ऐसे, कोई कहेगा ऐसे, कोई कहेगा ऐसे, कोई कहेगा ऐसे, लो कोई कहेगा ऐसे, कोई कहेगा ऐसे, कोई कहेगा ऐसे, ऐसे। ये तो कहानी कहोगे सर टाइम पास कर रहा हो, जल्दी बनाओ। देखो सब डाइपोल ही हैं, जिधर एरो होता है उधर एन होता है, बैकवर्ड वाला एस होता है। लो अब बताओ बेटा, ये नॉर्मली कोई मैटर है, बहुत सारे एटम है, और एटम इनका अगर बताया जाए ना तो बेटा 1 मिलीमीटर क्यूब में जानते हो 10 पे पावर 20 एटम होते हैं यार मैटर में। लो सबस्टेंस में लगभग इतना एटम होता है, गिन लो, शाम हो जाएगा नहीं गिन पाओगे। चलो 1 mm क्यूब में बेटा अगर मान लो कि कोई पदार्थ है, सब में नहीं कह सकते हो, चुंबक के बारे में चुंबकीय पदार्थ मान लो कोई है, चुंबकीय पदार्थ में बहुत लोग आते हैं, ठीक है ना। तो इनमें 1 mm क्यूब में 10 पे पावर 20 एटम होते हैं। लोहा भी बेटा चुंबकीय पदार्थ है, लोहा भी मतलब कि पावर अपना मतलब शो करता है,
तो लोहे में अगर बात किया जाए तो 1 mm³ में 10⁻20 यानी कि 10⁻20 डाइपोल, कोई ऐसे चल रहा है, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे चल रहा है। तो वास्तव में अगर मैं पूछूं कि इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, तो कितना बताओगे? नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 0। लो, सामान्यतः कोई भी तत्व बेटा मैटर की प्रॉपर्टी, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी थोड़ी शो करेगा। लोहा रखा है तो लोहे से लोहा थोड़ी पकड़ा पाओगे ना, लोहे से लोहा नहीं पकड़ेगा, इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? यही वजह है। मैटर है तो उसमें बहुत सारे एटम है और सारे एटम रैंडमली मूव कर रहे हैं। मान लो इधर चल रहा है, कौन उधर ही ना रहा होगा, ये इनका कैंसिल करेगा, ये इनका कैंसिल, खत्म हो गए। ऐसे सब लोगों में ऐसे होता है। तो नेट हम मान लेते हैं कि 0 है। चलो अब हम क्या करते हैं, इसी को थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। हम कहते हैं कि बाई द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। चलो अब ध्यान देना जरा, अगर हमने ये देखो जो वही लोग थे, इनके ऊपर अगर हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, एक्सटर्नल, अगर इनके ऊपर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे दिया तो आप जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड की ओर यह सब क्या होंगे, अलाइन हो जाएंगे, उसी की ओर जाएंगे, ऐसे सज जाएंगे, लो ऐसे सज जाएंगे क्या हो रही हैं। इधर मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हो आप ना, तो यन वाला इधर जाएगा, ऐसे बैठ जाएगा, ऐसे बरोबर हो जाएंगे। लेकिन तभी टोटल बरोबर नहीं होता, थोड़ा मोड़ा बीच में रह जाता है। ठीक है ना, ये भी जान लो। कहीं बहुत हायर दोगे तब पा सकते हो। नॉर्मली अभी चल रहा है सारा केस, नॉर्मल आपको सिखाने के लिए चल रहा है। ठीक है ना, तो मैंने कहा कि बेटा अगर इसके ऊपर आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है तो क्या होगा, सब उधर ही अलाइन हो जाएंगे, और सब उधर अलाइन हो जाएंगे तो बेटा अब की बार क्या होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा ना वो 0 के बराबर नहीं होगा। अब की बार कुछ ना कुछ तो होगा। अब इसके अंदर शक्तियां तो आई गई हैं, और इतनी शक्ति आ गई होती है कि बेटा इनसाइड द मैटर जो B का मान होता है ना वो ज़्यादा होता है B एक्सटर्नल से, इतना आ जाता है इसके पास। अरे भाई अब इसके सब एटम में एक के ओर भाग रहे हैं, सारे एटम को मिलाया तो इनसे कहीं ज़्यादा हो जाएगा। सपोज कर लो 10 टेस्ला के हैं, बाहर से तुमने 10 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, तो 10 टेस्ला उनका कुछ ना कुछ ले रहा है और कुछ अपना बना रहा है। इतने सारे एटम है और अपना बनाएंगे तो इनसे हालत बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक बात आपके पॉइंट नोट करने वाली है कि इनसाइड द मैटर द नेट मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट लिख सकते हो बेटा B, मेरा वही लिखने का मतलब है, इससे कहीं ज़्यादा हो जाता है। ओके, यहाँ भी हम लिख सकते हो, यहाँ भी तो मोमेंट की कोई मतलब दिया जा रहा होगा, चाहे B लिख लो, कोई बात नहीं, बिल्कुल भरम वाली बात नहीं, B लिख लो कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा ना वो बाहर से कहीं ज़्यादा हो जाएगा। तो इतनी सारी बातें आपको पूरी समझ में आ गई। अब हम देखते हैं बेटा यही सब है, अभी ज़्यादा नहीं है। अब हम लोग देखते हैं आगे की टॉपिक है क्या। तो बेटा आपके सामने एक नया वर्ड आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, या इसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अभी आप बिल्कुल बेटा अगर बुक पढ़ के आए हो तो बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि मैं पैरा, फेरो और डाई के बारे में बहुत बात भी करने वाला हूँ। ठीक है ना, और खाली आपको दिखाने के लिए था कि नॉर्मल जान जा होता क्या है। इसकी हिंदी होती है बेटा चुंबकन की तीव्रता। इसकी हिंदी क्या होती है, चुंबकन की तीव्रता किसी चुंबकीय पदार्थ में, नॉट लकड़ी की बात मैं कभी नहीं कर रहा, इस पार्ट में लकड़ी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, सारे चुंबकीय पदार्थ ही चल रहे हैं। ठीक है ना, लोहा हो गया, वो स्टील हो गया, यही सब चल रहा है, कार्डबोर्ड नहीं चल रहा ना, मेटल कह सकते हो, मेटल चल रहा है। ठीक है ना, और पीछे मैंने जो बोला है कि 1 mm³ में 10⁻20 एटम होते हैं, सब मतलब कि मैंने बोला मेटल की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे आप बिल्कुल शंकित मत होना। तो चलो यहाँ पे आ जाओ, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, चलो देख लेते हैं बेटा, बहुत आसान, फिजिक्स इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट
चलो आ जाइए, देखो जरा, मान लो आपने बाहर से किसी आप पदार्थ को, मान लो कि नेट, अरे एक्सटर्नल भी दिए हो, कोई बाहरी चुंबकीय क्षेत्र दिए हो, तो ये क्या होगा बेटा, ये क्या होगा, ऐसे अलाइन हो जाएंगे, थोड़े मोड़े हो जाएंगे, थोड़े बचेंगे, थोड़े आगे पीछे होएंगे, ऐसे हो जाएंगे मैग्नेटाइज, पक्का हो जाएंगे, ठीक है ना। और मैग्नेटाइजेशन वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, आई, वेक्टर आई, ओके, वेक्टर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो जरा, जब वैसे नॉर्मली था तो सारे एटम यानी कि सारे जो मैग्नेटिक डाइपोल थे सारे ऐसे रैंडमली मूव कर रहे थे, रैंडमली मतलब घाउज माउज होता है, घाउज माउज वाला। अब देखो जरा, और जब मैंने ऐसे दिया तो सारे लाइन हो गए, यही तो है, यही तो मैग्नेटाइज हो रहा है, ये मैग्नेटाइज हो गया, ये मैग्नेटाइज हो रहा है, मतलब ये मैग्नेटाइज अब हो चुका है, अगर पूरा काम हो चुका है ऊपर से तो ये मैग्नेटाइज अब हो चुका है। अब इसके फार्मूले कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ पे वेक्टर आई इज इक्वल टू जो होता है एम नेट अपान वी, यानी कि वेक्टर आई की परिभाषा बनाओगे, सिंपल सा बना के दिखाओगे कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। अरे वाह, इतना आसान, क्या बोला, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इन एनी मैग्नेटिक सबस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अरे भाई, ऊपर से मैंने मैग्नेटिक फील्ड दिया तो ये अंदर वाले में हलचल हुई, सीधे टेढ़े मेढ़े हुए, इसी को बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइज हो गया है बेचारा, मैग्नेटाइज हो गया, प्रभाव में आ गया, इनके प्रभाव में आ गया, ठीक है ना। तो जैसे साधु संत के पास जाओगे यार, तो उन्हीं से व्यवहार करने लगोगे, तो वहाँ पे मतलब कि उनका व्यवहार तुम ले लोगे, इनके पास है तो इनका व्यवहार ले लेगा, जो जिनके पास जाएगा वैसा हो जाएगा, हमारे पास रहोगे तो फिजिक्स में रहोगे। चलो, आई इज इक्वल टू क्या, नेट, कोई बोलता है कि मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का आप बताओ डिफिनेशन क्या होता है, तो क्या बोलोगे, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इन एनी मैग्नेटिक सबस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। ओके, चलो बढ़िया है, समझे। तो आप क्या रहा होगा, वेक्टर आई इक्वल टू, इसका यूनिट क्या बन जाएगा बेटे, यूनिट हो जाएगा आपका, m का यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि m बराबर होता है आई वेक्टर ए, बढ़िया से पढ़ लो, बढ़िया से मस्करी ना करो, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। अब देखो जरा बेटा, ये हो जाएगा ए m पे -1, ओके, ये होता है, ऐसा ही होता है। सीजीएस मात्रक किसका क्या होता है, अगर सीजीएस कोई पूछता है तो ऑसरटेड, ओके। चलिए, एक बढ़िया सा क्वेश्चन हमारी बुक में अभी मैं जो लेके पढ़ा रहा हूँ आपको, उसमें दिया है ना बेटा, वो कह रहे हैं कि चलो मान लेते हैं कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है, चलो मान लेते हैं हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ये बेटा n वाला पोल है, s वाला पोल है, और इनके बीच की दूरी मान लिया 2l है, ओके, इनकी बीच की दूरी 2l है। तो ये कह रहे हैं और इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, ठीक है ना। चलिए, और कह रहे हैं इनके आगे तथा ध्रुवों के बीच दूरी 2 है, तब आप कहोगे I इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, बता दो। मैंने क्या बोला, हमारे पास एक बार मैग्नेट है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a है, उसको हिंदी में अनुप्रस्थ काट बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं, इनके बीच की दूरी 2l है। अच्छा, मान लेते अभी स्ट्रेंथ नहीं दिया था, हम लेते हैं मैं, मान लो, तो आपने क्या पढ़ा, I बराबर नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपान वॉल्यूम, यही ना पढ़े हो। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सॉरी, यहाँ पे आई वाई तो है नहीं, तो आप कहोगे m इंटू 2l, इसका पोल का स्ट्रेंथ और बीच की दूरी, m इंटू कहोगे बेटा 2l, और आ जाओ चलो, v का क्या हो जाएगा, आप जानते हो v वॉल्यूम होता है, तो बेटा एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा a इंटू 2l हो जाएगा, 12 कैंसिल, वेक्टर I इज इक्वल टू m बाई ए। अरे वाह, आप देखो जरा कितना बढ़िया परिभाषा बना। क्या बोलोगे कि पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया इन बार मैग्नेट, ऐसे बोला जाए बेटा, इन अ बार मैग्नेट परिभाषा तो तुम लोग परिभाषा के जन्मदाता बन जाओगे, कोई बात नहीं। इन अ बार मैग्नेट द नेट पोल स्ट्रेंथ
पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन वेक्टर आई। अरे वाह, बढ़िया सा फार्मूला मिल गया आपको, फिर मतलब परिभाषा बढ़िया सा मिल गया आपको। अब खुश हो ना, कुछ भी बोलो यार, यहाँ से बोलो यहाँ से बोलो, आपकी मर्जी, जो मन से बोलो, सब आप बढ़िया से सीख पा रहे हो। फिर ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम आगे देखते हैं बेटा एच क्या होता है, इसको मिटाते हैं। तो चलिए बेटा इसका अगला टॉपिक देखते हैं। एक अगला वर्ड आपको मिलने वाला है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, चुंबकीय तीव्रता। और वह क्या था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बिल्कुल भ्रम में ना पड़ना। अब अगली टॉपिक आपकी है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब यहां से आपको तमाम फार्मूले मिलने शुरू हो जाएंगे। इसे बोलते हैं चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, या बोलते हैं बेटा इसको फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, ऐसे ही बोल सकते हो, फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। चलिए इसको दिखाते हैं बेटा कैपिटल एस से। कैपिटल ये अभी एक वेक्टर ही है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ना, इसे दिखाते हैं बेटा कैपिटल एस से। तो इसको समझने के लिए हमको कुछ तथ्यों को समझना पड़ेगा। इसे ऐसे ही बोलते हैं बेटा, इसे एक नाम और बोल सकते हो, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। एस सी वर्मा साहब का लैंग्वेज, ऐसे कह सकते हो। इतने सारे नाम हैं, तो बिल्कुल भी आप परेशान मत होना। और जब भी आप बोर्ड के पेपर में बैठो तो मैं बोलता हूँ कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वाला ही पोर्शन देख के करो। इंग्लिश ज़्यादा समझ में आपको आता है, ठीक है ना। हिंदी वाला लैंग्वेज थोड़ा बहुत कठिन माना जाता है, लेकिन हमें मत करना कि हमारी मातृभाषा है तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो यहाँ पे आ जाओ, सब सीखो, लेकिन बढ़िया से इंग्लिश सीखो पहले। बेटा इसको दिखाते हैं कैपिटल ऐसे। चलो देखते हैं। मान लिया हमारे पास कोई सबस्टेंस है, लो बाहर से हमने एक दिया है बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हमने बाहर से दिया है, एलाइन होंगे ये सब, और क्या ऐसे तो पढ़ ही आ रहे हो तुम लोग। बहुत सारे एटम है, बहुत सारे डाइपोल हैं, अरे जितने एटम होते हैं डाइपोल हैं। चलो इतना हो गया। अच्छा नेट मैग्नेटिक फील्ड मैं पूछूं कितना होगा, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, लो बताओ। दो वजह से बनेगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर दो वजह से बनेगा। जानते हो किस दो वजह से? पहला, एक बेटा इंटरनल, इंटरनल में कौन कौन लोग आएंगे, यही इनके एटम है भाई, एटम चल रहे हैं तो करंट तो बनना है। डाइपोल है, डाइपोल की वजह से बेटा डाइपोल मोमेंट आएगा, तो इंटरनल की वजह से कुछ बन रहा है। यहाँ पे बोल सकते हो ड्यू टू एटम या फिर इलेक्ट्रॉन, बोल सकते हो, अपने लहजे में कुछ भी बोल सकते हो। दूसरा कह सकते हो बेटा एक्सटर्नल से भी आया है। इसे जानते हो क्या कहते हैं, पीछे पढ़ के आए हो, ये सब मैग्नेटाइज हो गए हैं। अब नहीं, ये मैग्नेटाइज हो रहे हैं तभी तो इनको मतलब हम कुछ इनसे पा रहे हैं। शुरुआत में नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो था, इंटेंसिटी जीरो थी, डाइपोल मोमेंट जीरो था, लेकिन जब ये मैग्नेटाइज हो गए तो अब इलेक्ट्रॉन बढ़िया चल रहे हैं, एटम बढ़िया से एक लाइन में चल रहा है, अब कैंसिल नहीं हो रहा है, नेट बन रहा है। ये वास्तव में आई है, ये वास्तव में मैग्नेटाइज वाला है। जो अंदर है सब मैग्नेटाइज हो चुके हैं, तो इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक है एक्सटर्नल से हुआ है बेटा, एक्सटर्नल। अरे भाई आप मान लो एक कोई पदार्थ है, इसके ऊपर मान लो एक्सटर्नल कैसे दिया होगा, सवाल ये बनता है कि सर एक्सटर्नल कैसे दिया होगा इनको। तो मान लो कोई सबस्टेंस है, इसके ऊपर मान लो वायर लपेटे हो, सोलेनाइड मान लो यार, उसके अंदर इसको रख दिए हो, तो अब उसके अंदर रखोगे तो बेटा कुछ ना कुछ बनेगा ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग, ड्यू टू लिख लो, ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। ठीक है, दो वजह से होता है। इसे हम बोलते हैं एच, इसी को बोलते हैं एच, ठीक है ना। और हम बोलेंगे वास्तव में बेटा जो बी नेट होता है ना, बी नेट प्रोपोर्शनल टू आई प्लस एच। जो बी नेट होता है ना, इसमें बी नेट
आई और एच के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा आई, जितना ज़्यादा आई मतलब जितना ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा, जितना ज़्यादा, अभी मैंने कहा ना देखो बचा है, थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं बचा होता है, तो और ज़्यादा मैग्नेटाइज करोगे तो बेटा उतना, अब मैग्नेटाइज क्यों ज़्यादा होगा यह भी समझना हमारी बात को, क्यों ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा, क्योंकि बेटा एच का मान ज़्यादा होगा, क्योंकि बाहर से ज़्यादा दोगे तभी तो अंदर ज़्यादा होगा, बात समझना हमारी। और आई और एच जोड़ रहे हो, कुछ इनकी खासियत है। क्यों ऐसा हो रहा है जान रहे हो, क्योंकि इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आई और एच बेटा सेम यूनिट के हैं। फिजिक्स में उन्हीं को जोड़ पाते हो या कहीं भी उन्हीं को जोड़ पाओगे, अब सेम यूनिट में रहेंगे। 5 किलो में 4 मीटर जोड़ो तो 9 किलोमीटर कर दोगे क्या, ना ना गलत हो जाएगा। तो सेम यूनिट के हैं बेटा, और आई का यूनिट अभी पीछे पड़ के आए हो। चलो अभी बात करते हैं उस पर। देखो बेटा जो बी नेट होता है प्रोपोर्शनल होता है आई प्लस एच के, यानी कि एच का मतलब बेटा एक्सटर्नल वाला है, जितना बाहर से दोगे, जितना ज़्यादा बाहर से उतना ज़्यादा अंदर भी होगा, ठीक है। चलो ये अब इनको प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, तो बी नेट जानते हो कितना आएगा, म्यू नॉट आई प्लस एच। अरे वाह, अरे वाह, इस सदिश योग बोलते हैं, सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है ना, यूनिट भी साथ में चल रहा है। तो वो इम्यूनिट क्या है बेटा, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। स्पेलिंग मिला लेना एक बार, गलत हो सकता है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर का मान कितना होता है, 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷। मात्रा क्या होता है आपको पता होगा, हमको थोड़ी पता है वो सब। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला किसी भी सब्सटेंस को अगर बाहर से आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है तो क्या होगा, अंदर के मैग्नेटाइज होंगे। तो इनमें जो अंदर इनका मैग्नेटिक फील्ड या जो भी मूवमेंट है जो भी हो रहा है, इन दो वजह से होता है। एक इंटरनल जो ये भी कुछ कर रहे हैं, एक्सटर्नल ये भी कुछ कर रहे हैं, बाहर वाला भी इसे लपेट दियो जो भी कुछ कर रहा है, दोनों की वजह से होता है। देखो एक्सटर्नल वाले को हमने बोलते हैं एच बोलते हैं, इंटरनल वाले को आई बोलते हैं, दोनों की वजह से हुआ। तो मतलब प्रोपोर्शनलिटी लगाई, आप समझ पा रहे हो लैंग्वेज को, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा होगा। तो बेटा बी नेट म्यू नॉट, हम प्रोपोर्शनलिटी हमने साइन हटाया तो यहाँ पे म्यू नॉट मिला। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, चुंबकशीलता, चुंबक की चुंबकशीलता फ्री स्पेस का या फिर एयर का है, मीडियम का नहीं है, अभी मीडियम को भी लाएंगे। चलो अच्छा, एच का मात्रक क्या होता है, यूनिट ऑफ एच। यूनिट ऑफ एच क्या होता है, बराबर यूनिट ऑफ आई, यूनिट ऑफ आई। और जोड़े क्यों हो, क्योंकि दोनों सेम मात्रक में। इसका मात्रक क्या होता है, बकरोल इंसानों नहीं पढ़ के आए हो, एम्पियर प्रति मीटर भी पढ़ के आए हो, वही इसका मात्रक होता है, ठीक है ना। ओके डॉकिस, ओके। चलो आ जाओ, अरे बी नेट टेस्ला आएगा और क्या, और जोड़ के चाहना तो कुछ निकालो बैठ के, 70 हो तो तुम्हारी मर्जी। चलो आ जाओ, एक बात मैं आपको बताऊँ ना, एक बात और बताता हूँ, यहीं पे लेके फिर मिटाता हूँ इसको। अब देखो जितना ज़्यादा एच होएगा उतना ही ज़्यादा आई होएगा, क्यों होगा ना। अगर बात हमारी समझ में आ रही तो बेटा बताना, कैसे बताएंगे सर। चलो, जितना ज़्यादा बाहर से दोगे उतना अंदर मैग्नेटाइज होगा, जितना मैग्नेटिक फील्ड बाहर से दोगे उतना अंदर क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा। यानी कि कह सकते हो कि आई जो है ना प्रोपोर्शनल है एच के। एच ज़्यादा होगा तो आई ज़्यादा होगा, आई ज़्यादा होगा मतलब ज़्यादा हुआ होगा। ये बात समझ में आ गई ना। चलो इनको फार्मूले का नाम देते हैं, पहले मिटाते हैं, समझ में सारी बात आपको सारे। अब जो भी यहाँ पे नोट करते चलो, तमाम मिलेंगे। अब इसको मिटा के आगे चलते बेटा ना, टाइम लगेगा अभी। तो चलो बेटा देखते हैं आगे। अब अभी हमने देखा कि जितना ज़्यादा हमारा आई होगा उतना ज़्यादा एच होगा, यानी कि आई प्रोपोर्शनल टू एच होगा, ठीक है ना। आई इंटरनल, एच एक्सटर्नल है, ओके। आई प्रोपोर्शनल टू एच होता है, अभी मैंने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले, आपको समझ में भी आया। चलिए अभी मैं बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे ना तो एक और कांस्टेंट आएगा, वो जानते हो क्या आएगा, हाई देखो, हाई नयका बाबू हैं, इसे क्या बोलते हैं जानते हो, जीटा बोलते हैं, जीटा। थीटा फीटा जीटा सब लोग यहीं में आते हैं, ये जीटा है बेटा, जीटा। और हिंदी में मतलब कि काई, काई बोलते हैं, काई। जीटा बढ़िया वर्ड लगता है,
जीटा बोलो। आई इज इक्वल टू जीटा एच, ये क्या है बेटा, एक कांस्टेंट है अभी। इसे जानते हो क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी बोलते हैं, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, हिंदी में क्या बोलते हैं तब, चुंबकीय प्रवृत्ति बोलते हैं बेटा, हिंदी में क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति बोलते हैं, ठीक है ना। आई इक्वल टू जीटा एच, आई इक्वल टू जीटा जीटा एच, ठीक है ना। जीटा एच होता है, और जीटा किस पर जानते हो डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है एंड मटेरियल पर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल। चलो हमारे मन में एक सवाल चल रहा है तुरंत ही, अभी तुरंत सवाल बना है हमारे मन में, अभी तुरंत हमारे मन में सवाल बना है। चलो मैं दिखाता हूँ, एक बात पूछता हूँ, चलो बढ़िया सवाल है, सोचते रहना चाहिए तुम लोगों को भी। चलो ये मान लो मैंने बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, ये अलाइन हुए हैं, ठीक है ना। मैंने कहा अभी ये कम अलाइन हुए हैं, इनको और ज़्यादा अलाइन करना है, तो बताओ क्या कर दो कि और ज़्यादा अलाइन हो सकता है, क्या क्या मतलब कि कर दो कि और ज़्यादा अलाइन हो सकता है, क्या क्या कर दिया जाए, जानते हो क्या कर दिया जाए। चलो मैं बताता हूँ, इनका टेम्परेचर बेटा कम कर दो, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो। अभी पूछोगे सर क्यों, नहीं अब पूछोगे सर ये क्यों कर रहे हो, टेम्परेचर जब दिए रहोगे तब भले हाई ऊपर से लाइन कर रहे हैं, हाई रैंडमली होगा। टेम्परेचर में रखे रहोगे ना तो देखो, अब मान लो टेम्परेचर कम है तो ये जो करेगा अपने हिसाब से अपना कर लेगा, अभी तो कर ही रहा है, अब इसके अंदर टेम्परेचर अलग से इनको मतलब कि और रैंडमली मोशन करा रहा है, तब उसको और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वो बेचारा सहजने में लग जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। तो अगर कोई कहता है कि बहुत ज़्यादा अगर अलाइन करना हो इनको ऐसे इस ओर एक ही ओर, तो क्या बोलेंगे कि टेम्परेचर को कम कर दो। टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दोगे तो पक्का पूरा अलाइन नहीं करा पाओगे, बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। एक वजह और लिख लो ना कि आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा देनी पड़ेगी, दो वजह से। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, तब सबको अलाइन कर लोगे। तो ये दो वजह हैं बढ़िया, ठीक है ना। टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, और आप जानते भी हो कि टेम्परेचर में कोई भी पदार्थ अपने चुंबकीय शक्ति खो देता है, कुछ नहीं बचता उनके पास। चलो आ जाओ यहाँ पे, सवाल आपका बढ़िया था, नोटिस कर लेना बढ़िया से। यहाँ पे आओ, आई इक्वल टू जीटा एच हो गया। अभी अभी हमने पढ़ के आया बेटा, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, अरे एच प्लस आई पढ़े हो ना, या फिर एच प्लस आई पढ़े हो। चलो तो यहाँ से आई की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, जीटा एच लिख लेंगे, जीटा एच। बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस जीटा एच। जीटा एच कैसी बनता है, अरे कुछ लोग ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है ना, ऐसे है इंटीग्रेशन खड़म्पू ऐसे काट दो, डॉक्टर वाली भाषा जो लिखते हैं शुरुआत में से करते हो, जीटा ही होता है। ये देखो म्यू नॉट, यहाँ पे 1 प्लस जीटा, और ये आपका बेटा एच बाहर निकाल दिया, ए बी नेट है। अरे वाह, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया। चलो आ जाओ, अब मैं तुमको कुछ क्रियाकलाप कराता हूँ बेटा। इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, जानते हो कैसे, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई। चलिए, अगर मैंने बोला कि बाहर से मैग्नेटिक फील्ड तो दे रखे हो, लेकिन यहाँ कोनो पदार्थ नहीं है, यहाँ बेटा वैक्यूम है, ठीक है ना। बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दे रखे हो लेकिन यहाँ वैक्यूम है, ठीक है ना, यहाँ वैक्यूम कर दिया आपकी बार। तब जब यहाँ वैक्यूम हो जाएगा ना, मतलब कि इन द केस ऑफ वैक्यूम, इन द केस ऑफ वैक्यूम और नॉट प्रेजेंट एनी मटेरियल, यहाँ पे कुछ ना रहे, वहाँ पे केवल वैक्यूम रहे, नॉट प्रेजेंट एनी मटेरियल, तो दिमाग लगाओ क्या हो सकता है। अगर वो दिमाग लगा सकते हो तो कहोगे सर आई का मान 0 होएगा। आई किस पर, जब वहाँ पे कुछ है ही नहीं तो मैग्नेटाइज किसको करोगे, किसको, जब वैक्यूम है यार, फ्री स्पेस है, तो वहाँ पे किसको तुम मैग्नेटाइज करोगे, तो दैट टाइम आई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वहाँ पे आई का मान 0 हो जाएगा। तो जानते हो ये हो जाएगा बी जो होगा ना, बी नेट जो होगा वो केवल होएगा म्यू नॉट एच,
कितनी अच्छी बात है। फॉर वैक्यूम इंपॉर्टेंट, फॉर वैक्यूम यहाँ पे बी नॉट लगा लो, बी नॉट या बी नॉट का मतलब क्या कि वैक्यूम के लिए बी नॉट का मान कितना होता है, म्यू नॉट एच होता है। और म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर फॉर वैक्यूम, या फिर क्या फ्री स्पेस। समझ में आपकी बात आ रही, खोपड़ी में बात घुस रही होगी, इतना सिंपल लैंग्वेज चल रहा है। इन द केस ऑफ वैक्यूम यहाँ पे कुछ रहे ही ना तो मैग्नेटाइज किसको करोगे, कुछ जब है ही ना, अरे मारने के लिए कोई है ही यार नहीं तो मारी क्या करो, खाली अपना बला लगा रहे हो, अपना बला लगा रहे हो, वहाँ पे कोई है नहीं सहने वाला कि वो कुछ खाए तुम्हारा बला वाला, वहाँ पे 0 लोग हैं तो 0 हो जाएगा, अपना जो दिए हो वही पाओगे, यानी कि कितना दिए हो इतना दिए हो, ऐसे निकाल सकते हो आराम से। बी नॉट बराबर म्यू नॉट एच। चलो अब इसको पकड़ के यहाँ ले आते हैं। ये मान लो कि यह वाला मीडियम का है, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक सबस्टेंस है, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक सबस्टेंस है, जानते हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा बी एम, ये क्या हो गया फॉर मीडियम, और है पूरा मिला के जानते हो क्या बोल देते हैं, पूरे को मिला के बोल देंगे म्यू एम एच। आपकी किताब वाले खाली म्यू लिखते हैं बेटा, खाली म्यू लिखते हैं, और हमने एम लिखे क्या बोल दिया, मीडियम। अब भाई देखो अगला फार्मूला, म्यू एम इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस जीटा। अब ठीक इसके बाद हम पढ़ाने वाले हैं आपको, इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो में नहीं पढ़ाएंगे आपको कुछ भी, अब आगे पढ़ाएंगे। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि मैंने क्या बोला, देखो यहाँ ध्यान से, वीडियो इतना जल्दी क्लोज करेंगे। बी नेट का मान म्यू नॉट एम प्लस जीटा है। मैंने एक आपको समझाने के लिए एक अलग हेल्प लिया कि मान लो वैक्यूम रहे यार, वैक्यूम रहे, यहाँ पे वैक्यूम रहे, फ्री स्पेस रहे, तो बी नॉट बराबर बी नॉट एच, फ्री स्पेस का है यही। और मान लो कोई मीडियम रहे, यानी कि कोई बेटा मैग्नेटिक सबस्टेंस रहे, तो क्या यहीं पे हो जाएगा, इस पूरे की जगह पे, जैसे यहाँ पे बेटा म्यू नॉट एच है ना, वैसे यहाँ पे म्यू एम हो जाएगा। इसी को देख के बनाया मैंने, इसी को देख के मैंने बनाया, इसी को कंपेयर करके बनाया। जब यहाँ पे कोई वैक्यूम था तो म्यू नॉट लगा दिया, मीडियम है तो म्यू एम लगा दिया, हाई पूरा को म्यू एम मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये होता है मीडियम का। देखो जब वैक्यूम रहेगा, याद करने के लिए, फॉर वैक्यूम बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, और फॉर मीडियम, मीडियम का मतलब समझ रहे हो ना कि कुछ वहाँ पे रहे यार, मैग्नेटिक सबस्टेंस रहे कुछ, ये हो जाएगा बी एम इज इक्वल टू म्यू एम एच। ये दोनों चीज़ आप याद रखे रहना। अब म्यू एम का मतलब म्यू नॉट 1 प्लस जीटा, जीटा इस क्या पर, अरे मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, इसी स्पेलिंग गलत है, यस यू यस पी इसी होगा, यस यू यस, ठीक है। इतने सारे फार्मूले हमारे होते हैं क्लियर। अब मैंने बोला ना यहाँ पे हम लिखते भी नहीं लिखते हैं, किताब मीडियम का ही होता है। फिर मिलेंगे आपसे इसी को आगे बढ़ाते हुए बेटा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, और आप बहुत बढ़िया से पढ़े होगे बेटा, हमको पता है। और बस फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो, तक ऑल द बेस्ट।